हिंदी के फिजिक्स में हम लोग को आगे पढ़ना है। समझिए, लिखोगे किसी भी गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर एम बी। मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड और विमा आपको पता होगा टी के बारे में। अगला लिखेंगे आवेग। बताइए लिखे थे क्या मैडम? इसमें भी होता है, थोड़ा सा करना होता है। किसी भी पिंड पर अल्प समय के लिए लगाया गया बल और उस अल्प समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। मात्रा सेकेंड और आवेग और संवेग दोनों की बीमा समान होती है, लेकिन दोनों में राशियों में थोड़ा सा फर्क होता है। अगला आवेग व संवेग में संबंध। संवेग व आवेग में संबंध अगला है संवेग व आवेग में संबंध।
संवेग परिवर्तन की दर, सॉरी संवेग में परिवर्तन, दर मतलब संवेग में परिवर्तन पिंड के आवेग के बराबर होता है। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, मतलब जो I होता है तो P2 माइनस P1 होता है। I बराबर P2 माइनस P1 या I को कह सकते हो P2 माइनस। संवेग संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम। जब किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता तो उसका संवेग नियत रहता है। अर्थात संवेग परिवर्तन की दर शून्य होती है। कि हमारा जो फोर्स होता है ये आपको पहले से बताया गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जब यह स्टार शून्य हो जाए, किसी भी बॉडी पे जीरो हो जाए, तो dp बाई dt भी क्या बन जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब जो dp है इसको इधर गुणा करोगे तो भी जीरो होगा। dp का मतलब p में चेंज, सो p क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। सो यह होगा v1 बराबर क्या हो जाएगा? इंटू क्योंकि उस समय आपका संवेग संरक्षित हो जाता है जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। अर्थात किसी पिंड पे बार ना लगाया जाए तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी तार की कुंडलाकार किसी भी तार की कुंडलाकार आकृति
कुंडलाकार आकृति स्प्रिंग कहलाती है। अब होगा कि कोई भी तार को अगर ऐसे कुंडलाकार लपेट दे तो क्या कहलाएगा? स्प्रिंग कहलाएगा। और कोई भी स्प्रिंग को अगर हम दबाएं या खींचे, लॉन्ग करें या तो उसको हम कंप्रेस करें, तो इस कंडीशन में तो क्या यूज करना होता है? फोर्स। इसको तो हम स्प्रिंग कहते हैं। हर स्प्रिंग की अपनी एक कांस्टेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बल नियतांक। बल नियतांक कहीं कहीं पे स्प्रिंग नियतांक लिखा जाता है, तो बल नियतांक हो या स्प्रिंग नियतांक हो। और आपका ये स्प्रिंग लॉन्ग किया जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है, तो ये बढ़ेगा। अगर स्प्रिंग को खींचोगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये फोर्स लगाओगे तो इसमें बढ़ोतरी होगी। मान लो तो यक्स बढ़ा, इसमें बढ़ा कितना? यक्स। या फिर इसे दबाओगे तो ये कंप्रेस होगा। तो यहाँ फोर्स देके दबा रहे हो, तो फोर्स देके दबाओगे तो दबेगा, तो भी कितना दबेगा? एक्स। मतलब स्प्रिंग को खींचा जाए तो बढ़ता है और दबाया जाए तो घटता है। उसकी लंबाई घटती या बढ़ती है। दोनों कंडीशन में जो फोर्स लगते हैं वो F इक्वल टू कितना होता है? kx। कितना होता है? जो फोर्स होता है वो k इंटू एक्स के बराबर होता है। या कितना उसका बल नियतांक है और कितना, चाहे खींच के बढ़ाओ चाहे कंप्रेस करके घटाओ, तो k इंटू एक्स के ऊपर होता है। और उसमें स्प्रिंग में संचित ऊर्जा जो होती है आपके द्वारा किया गया कार्य उसमें संचित ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम U इक्वल टू करते हैं हाफ kx स्क्वायर। जब भी आप लॉन्ग करोगे, आप कंप्रेस करोगे, जब भी खींचोगे या दबाओगे तो स्प्रिंग में ऊर्जा आ जाती है। आपके द्वारा किया गया कार्य उसमें ऊर्जा बच जाता है और ऊर्जा हाफ kx स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब स्प्रिंग से रिलेटेड ये दो फार्मूले आपको तैयार रखने पड़ेंगे, बल वाला F इक्वल टू kx और ऊर्जा हाफ kx स्क्वायर। नीचे जहां करके लिख देना, जहां के क्या है? के स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक है, तो यक्स क्या है? लंबाई में परिवर्तन। कितना तुम घटाए या बढ़ाए, चाहे घटाओ या बढ़ाओ, दबाओगे तो घटेगा, खींचोगे तो बढ़ेगा। दोनों कंडीशन के लिए लंबाई में परिवर्तन चेंज नहीं लगेगा। ये दोनों चीजें से नहीं लगाते हैं। इसके आगे लिखिए स्प्रिंग का संयोजन। स्प्रिंग को जोड़ा जाता है। और स्प्रिंग का संयोजन कितने तरह का होता है? दो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जैसे कि रेजिस्टेंस आप जो हुए हैं, अगर हम श्रेणी क्रम में स्प्रिंग को जोड़े तो उनके जो कांस्टेंट होते हैं बल नियतांक, उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाली जाती है। जब मान लो कि स्प्रिंग K1 का है और इसी से दूसरा स्प्रिंग जोड़ दिया गया K2, तो ये एक स्प्रिंग से दूसरा स्प्रिंग जो जुड़ा हुआ है K1 K2, ये किस में है? श्रेणी में। और ये पर से खींचा जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर बात करें तो यहाँ जो K इक्विवेलेंट होता है 1/k इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। क्योंकि प्रतिरोध में ऐसा समांतर में होता है, तो दूसरा नंबर समांतर करें। जब आप भूमि स्प्रिंग एक समांतर लगा दोगे, जैसे कि कहलाता है। और समांतर क्रम में जो K होता है वो K1 प्लस तीन लोग रहेंगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3, चार लोग रहेंगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 बढ़ाते चले जाएंगे। तो स्प्रिंग अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा गया तो उनकी बल नियतांक कुछ इस फैक्टर में आते हैं, और समांतर क्रम में जुड़ा गया तो कुछ इस फैक्टर में। संघट्ट कोलिजन
वो पता होगा जब दो चीजें टकराती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संघट्ट बोलते हैं। और संघट्ट को दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक प्रत्यास्थ इलास्टिक बोलते हैं, उसका अप्रत्यास्थ। उसमें प्रत्यास्थ दो तरह का पढ़ा जाता है, 1D एंड 2D में। तो हम लोग पहले क्या डालेंगे? प्रत्यास्थ। एक विमा में प्रत्यास्थ पहले से लिख लेना, तब डालना एक विमा में प्रत्यास्थ संघट्ट। संघट्ट का मतलब होता है टकराना। दो चीजें जब टकराती है तो क्या होता है, इस चीजों को यहाँ पे जाना जाता है। क्या लिख दो? एक विमा में प्रत्यास्थ संघट्ट। 1D में हम लोग इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में बात करें, इसमें लिखेंगे इस संघट्ट में संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद पिंडों का संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है। पिंडों का संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए एक बॉडी है M1 और एक बॉडी है M2, क्योंकि ये चल रहा है U2 वेग से, ये चल रहा है U1 वेग से, और ये देखा गया है कि U1 का वेग ज्यादा है किससे? U2 से। तो ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, जबकि एक ही लाइन में सब चल रहे हैं। एक रोड है उसी पे जा रहे हैं, तो ये इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? क्योंकि ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, तो पक्का है कि एक ही लाइन में तो जब ये टकराएगा, ये टक्कर के पहले की बात हुआ। टक्कर मतलब वही संघट्ट मतलब टक्कर होता है, टक्कर से पहले की बात है। जैसे टक्कर होगा तो इनकी स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? इस पे जब ठोकर मारेगा तो और तेज हो जाएगा, और ये थोड़ा और धीरे हो सकता है, या तो बैक हो सकता है। इस कंडीशन में जब टक्कर हो जाएगा तो संघट्ट के बाद की बात करें, इनके वेलोसिटी क्या चेंज हो जाएंगे ना। लेकिन अगर M1 यहाँ है और M2 यहाँ, वो तो और तेज चल जाएगा। मान लो ये V2 हो गया और ये V1, मतलब पहले हमने U1 U2 माना था, और जब टक्कर हो गया है तब उसकी वेलोसिटी बदले है, क्योंकि जब ये जा रहा था, ये तेज आ रहा था, ये झटका मारेगा तो ये और तेज जाएगा, ये अपने आप को थोड़ा धीरे कर देगा, तो इसकी वेलोसिटी बदल जाएंगे। लेकिन अगर उसी दिशा में दोनों अभी जा रहे हैं तो ये एक ही विमा कहलाता है। और ऐसे टक्कर में दोनों चीजें संरक्षित होती है, एक तो उसका संवेग संरक्षित होता है, मतलब यहाँ संवेग क्या है, M1 U1, यहाँ का संवेग M2 U2, ये बराबर होगा टक्कर के बाद M1 V1 और M2 V2। क्लियर? और ऊर्जा भी संरक्षित होगा। ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, इन दोनों की ऊर्जा बराबर होगी उधर
हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर। मतलब इनके संवेग भी संरक्षित होते हैं और इनकी ऊर्जा भी संरक्षित होती है जब ये एक यूनिट करता है। नहीं तो न्यूमेरिकल्स लगाया आपने इक्वेशन बना के, ये जो इक्वेशन में बना लोगे तो न्यूमेरिकल लग जाया करेगा। लेकिन ये अगर दो विमान हो, एक विमान में ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों टकराने के बाद में सीधे ही जाए, हो सकता है तिरछा मार्ग, जैसे इसमें टकराए तो टकराने के बाद V2 इधर चला जाए हैं और V1 इधर। समझ पाए बात को? ये टक्कर मारा, लेकिन टक्कर मारने पे दोनों भी सीधा गए थे, ये इधर मुड़ गया और ये वाला जो मारा था वो इधर मुड़ गया टकराने के बाद। तो जब टक्कर हुआ तो ये इधर भागा, ये इधर भागा। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या मानते हैं? द्विध्रुवीय। अब इसमें इसको हमें मानना पड़ेगा कि ये मान लो θ2 पे मुड़ा है और ये θ1 पे मुड़ा है। अपना एंगल लेकर तो इसमें हम कंपोनेंट ले लेते हैं। इधर अगर वेलोसिटी को तोड़ेंगे तो v1 cos θ आएगा कि नहीं, और इधर क्या आएगा v1 sin θ1, और इसको तोड़ोगे तो इधर क्या आएगा v2 cos θ2 और इधर क्या आएगा v2 sin θ2। ये तो आपने वेक्टर को तोड़ना जानते होंगे। अब इसको संरक्षित करते हैं, इसमें भी आपका संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है। तो इस पहले तो हमें क्षैतिज दो बार संवेग संरक्षित करना पड़ेगा, एक बार क्षैतिज के लिए एक बार ऊर्ध्वाधर के लिए। तो क्षैतिज कंडीशन में तो वही होगा क्या, यहाँ पे है m1 u1 और यहाँ पे है m2 u2, वो बराबर होगा m1 v1 cos θ1 और प्लस m2 v2 cos θ। तो क्षैतिज वाला एक तो ये संरक्षण होगा और दूसरा ऊर्ध्वाधर में यहाँ कुछ ही नहीं है तो वहां वाला ऊर्ध्वाधर बराबर होगा, मतलब v1 m1 v1 sin θ1 बराबर होगा m2 v2 sin θ। मतलब दो ऊर्ध्वाधर का कंपोनेंट गया है, ये दूसरे को काटेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ दो आता है ऊर्जा तो संरक्षित होता है। तो उसमें पहले लिख लोगे इस संघट्ट में भी संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद दोनों स्थितियों में उनका संवेग और ऊर्जा संरक्षित होता है, उनका संवेग और ऊर्जा संरक्षित होता है। यही इक्वेशंस आपको न्यूमेरिकल के समय बनाना पड़ेगा। जब क्वेश्चंस आते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
पढ़ लेते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट में पिंडों की केवल संवेग संरक्षित होती है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में पिंडों की केवल संवेग संरक्षित होती है। इनका ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है।